अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशफाक लंदन से आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है और उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि क्या ऐसी बड़ी-बड़ी गलतियाँ हैं जो एक मेडिकल स्टूडेंट कर जाता है और जिसकी उसको प्राइस जो है वो ज़िंदगी भर पे करनी पड़ती है। जैसा कि आपने देखा है कि पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन एक बहुत ही ज़्यादा आजकल बूम पे है। 160 टू 170 मेडिकल कॉलेजेस हैं और जिसमें बेशुमार आप देखिए कि तालिब इल्म डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए एक रोड मैप बनाऊं, एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊं जिसमें उन लोगों को पता हो कि उन लोगों ने ड्यूरिंग मेडिकल स्कूल क्या करना है। तो सोचा कि आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो आपके कभी आपने सोचा है कि जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल स्कूल में जाते हैं या जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो मेडिकल स्कूल में जब एडमिशन हो जाता है उनका, तो वो एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ क्या कहते हैं उसको ग्रैंडियोसिटी में आ जाते हैं कि यार अब तो मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं, डॉक्टर तो हमने बनना ही है, जो कि हकीकत है। क्योंकि एज अ एग्जामिनर एज अ वाइवा एक्सटर्नल एग्जामिनर आपने देखा होगा कि उमूमन मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है वो लोगों को फेल बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, सप्ली एनुअल लगा के पास कर दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि वाइवास के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको भी बहुत नीचे रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि यूनिवर्सिटी का जो है वो फेलियर रेट ज़्यादा ना हो और बहुत लीनियंसी दी जाती है। मैंने देखा है इस चीज़ को, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, विच इज़ फाइन क्योंकि बेसिक मेडिकल एजुकेशन है, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ के आपको पास कर दिया जाता है सप्ली में एनुअल में। तो यहाँ एक बात मैं आपसे कर दूं कि अब वो डॉक्टर भी एमबीबीएस बन गया और दूसरा भी बन गया, दोनों एमबीबीएस हैं, लेकिन क्या दोनों सेम है? एक वो डॉक्टर जिसने दिन रात पढ़ के मेहनत करके पढ़ाई करके तालीम हासिल की और उस लेवल पे वो पहुंचा, तो दोनों एमबीबीएस सेम नहीं होते। इसी तरह दोनों एफआरसीएस भी सेम नहीं होते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एफआरसीएस बन जाते हैं, वो ठीक है एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, इसी तरह एमआरसीपी है। आपको हैरत होगी कि हमारे हॉस्पिटल में एमआरसीपी एसएचओस काम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको डिग्री या क्वालिफिकेशन, आप डॉक्टर इसलिए ना बने कि बस मेरे एमबीबीएस हो जाए या एफआरसीएस हो जाए। अल्टीमेटली तो आपने ये देखना है कि आप पेशेंट के लिए कितना यूजफुल है और क्या आपका काम इतना इम्पैक्टफुल है, क्या आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, क्या आपकी नॉलेज आपकी एजुकेशन इतनी है कि आप एक बहुत मतलब जो है वो शानदार किस्म के डॉक्टर बने। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा और वो गलतियां क्या हैं जो आप करते हैं। जो सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं एज ए मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वो अपना बहुत सारा वक्त जो है, बहुत सारा कीमती वक्त जो वो 5 साल है उसको ज़ाया कर देते हैं। ज़ाया कैसे करते हैं? एक तो ये कि क्लास बंक करते हैं, वो कहते हैं लेक्चर क्या सुनना, हम खुद पढ़ लेंगे। और आप, मैं कहता हूँ लेक्चर सुने बल्कि लिखें भी, इट्स वेरी नाइस। एक बंदा आपको पढ़ा रहा है, हो सकता है आपको वो पसंद ना हो लेकिन उसका एक एक्सपीरियंस तो है, उसको उसके पैसे तो मिल रहे हैं, तो आप उसकी बातें लिख भी सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस से कुछ तो लर्न करें। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ स्टडी एनीवे, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो क्लासेस वो बंक करते हैं। दूसरा, बहुत एक सोशल ग्रुप बन जाता है उनका, और उस सोशल ग्रुप में कैफे, पार्टीज, डिनर्स, लंच, ब्रेकफास्ट, सारी चीजें हो रही होती है सिवाय एक चीज के, और वो है पढ़ाई। तो आपका जो ग्रुप है वो आपने देखना है, वो ग्रुप होना चाहिए जिसके कॉमन गोल्स हों, जिसके शेयर्स, वो जो 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 थॉट्स हों वो शेयर, वो कॉमन शेयर करें। यानी वो डॉक्टर्स, वो मेडिकल स्टूडेंट्स जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो अपना ग्रुप ऐसा बनाएं कि ठीक है, अगर आप मस्ती भी कर रहे हैं, तफरी भी कर रहे हैं, एजुकेशन शुड बी योर मेन फोकस। आप कॉलेज में भी बात कर रहे हैं तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आप पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई वीडियो आपने देखी है, कोई लेक्चर आपने सुना है, तो आप नॉलेज शेयर करें। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता। मुझे पता है कि आपके समोसे चल रहे होते हैं, आप केएफसी जा रहे होते हैं, मैकडॉनल्ड जा रहे होते हैं, एग्जाम के करीब जब टेस्ट आता है, स्टेज आती है, तो आप पढ़ते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आप एग्जाम तो पास कर लेते हैं, लेक्चर पढ़ लिया, पास पेपर पढ़ लिया, एमसीक्यूज पढ़ लिया, आपने एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन क्या आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जब कंपटीशन होगा, क्या आप उस लेवल पे खड़े हो सकते हैं?
तो आप नहीं खड़े हो सकते। यही वजह है कि 90% लोग जो डॉक्टर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, वो कोई भी इंटरनेशनल एग्जाम वो पास नहीं कर सकते। उस पर भी मैं बात करूँगा। तो एक तो ये हो गया कि आपने अपने जो जो दोस्त बनाए, जो फ्रेंड सर्कल बनाया, वो आपने टाइम वेस्ट किया। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं लोग, टेक्स्ट, ये जो छोटी बुक्स जो होती हैं उससे अपनी, उस पर टोटल फोकस वो करते हैं कि यार चलो फिरदौस पढ़ ली, इनाम दानिश पढ़ ली, विच इज़ अ वेरी नाइस बुक्स। में तो उनके लिए बहुत मेरी इज्जत है, मैंने भी पढ़ी है वो बुक्स। और वो बुक्स बेसिकली आपके लिए इसलिए हैं कि आप उनको जब पढ़ें तो आपको रेफरेंस, आपके जहन में पिक्चर्स आ रही हों, डायग्राम्स बन रही हों कि हाँ यार ये अब मैं बार बार इतनी बड़ी बुक तो लेके मैं नहीं फिर सकता। तो वो आपकी रैपिड रिव्यूज होती है। मैंने देखा यूनिवर्सली तमाम यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसमें एक रुझान चल गया है कि लोग फिरदौस से, टर्स, ये जो शर्जील माइक्रोबायोलॉजी, छोटी छोटी बुक्स से, एसेंस से पढ़ते हैं। ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, मुझे बहुत पसंद है और मैं उनको पढ़ता था और रिव्यू इसी से मैं करता था। तो इस पे आप टोटल अपने आप को, उन बुक्स पे आप टोटल फोकस ना रहे। अब तो वैसे ही एजुकेशन चेंज हो गई, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था। अब तो आपके पास वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स, पॉडकास्ट, सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, आप कान में रखें, सुनते रहें, सुनते 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 सो जाएं। दूसरा ये आपका एरर आप जो लोग करते हैं वो, कि वो रिव्यू बुक से पढ़ते हैं, वो प्रॉपर एजुकेशन वो नहीं लेते। तीसरा और एक जो सबसे बड़ा ब्लंडर जो लोग करते हैं वो ये है कि एवरी डे यू हैव टू स्टडी 4 to 5 hours मिनिमम। आपको 5 घंटे तो आउटसाइड योर यूनिवर्सिटी आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आप नमाज का है ना हिसाब, ऐसा ही है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको फिर कज़ा करना पड़ेगा लेटर। कज़ा कैसे करना पड़ेगा, फिर जब उस पर भी मैं बात करूंगा। फिर आपको 2-3 साल भाग में बैठ के, लाइब्रेरीज में बैठ के, फेल हो के, FCPS MRCS फेल हो के, फिर आपको वो कज़ा देनी पड़ेगी। लेकिन आपको कोशिश ये करें कि वो नौबत आप पे ना आए। आप जो है वो शुरू से ही अपने आप को एक 5-6 घंटे रोजाना के एलोकेट करें कि मैंने ये वक्त पढ़ना है। मैंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने किस तरह स्टडी की। मैं सारी रात पढ़ता था, पूरी रात में पढ़ता था। दिन में मैं यूनिवर्सिटी से आके फिर मैं सोता था। तो फिर दिन में मैं यूनिवर्सिटी में सोशलाइजेशन करूँ, लेक्चर्स लूँ, तो वो इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह ये थी कि मैंने अपनी स्टडीज़ की होती थी। लेकिन फिर भी मेरी अटेंडेंस कभी भी 80-85 से कम नहीं थी। यू हैव टू अटेंड द लेक्चर्स, यू हैव टू पे अटेंशन। तो जब मैंने वो पोस्ट शेयर की कि मैंने किस तरह से एजुकेशन ली, तो लोगों ने उसमें कहा कि, मतलब जब वो पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई, 10,000 लोगों से, 12,000 लोगों से ज़्यादा वो पहुंच गई, लोगों ने उसको हज़ारों की तादाद में उसको शेयर किया, तो उसमें कुछ कमेंट्स, 90% तो पॉजिटिव कमेंट्स थे, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे इसमें लोगों ने कहा कि ये भी क्या ज़िंदगी है कि आप जो है वो, ना आपने कोई इंजॉयमेंट की ना कुछ किया, सिर्फ पढ़ते रहे। और दिस इज नॉट द लाइफ, व्हाट अबाउट द फैमिली लाइफ, व्हाट अबाउट दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के थे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, 18 से 23 साल, ये आपकी जो उम्र है, उसमें आप पढ़ाई इसीलिए तो अच्छी करते हैं कि आपकी बाद में सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ सब अच्छी हो। जैसे कि अब मेरी है, अल्लाह का शुक्र है कि अब हम घूमते फिरते भी हैं, खाते पीते भी हैं, सारी चीज़ें हैं, बच्चों को भी टाइम देते हैं। तो उसकी वजह क्या थी कि वो 5 साल हमने इतना फोकस होके पढ़ा था कि अब जब कोई भी एग्ज़ाम आता है, हम 2.5 महीने 3 महीने की तैयारी करते हैं और वो एग्ज़ाम हमारा पास हो जाता है। तो उसकी वजह क्या थी कि वो जो 5 साल आपने पढ़ा, वो जो 6 साल इंक्लूडिंग हाउस जॉब भी मैं काउंट करता हूँ, दैट इज द की फाउंडेशन ईयर्स। उसमें आपने अपना टाइम जाया नहीं करना। तो 18 से 23 साल की उम्र में क्या सोशल लाइफ है, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास अच्छे कपड़े हैं, ना आपकी कोई सोशल स्टैंडिंग इतनी है। लोग तो, मैं तो देखता हूँ कि 18-19-20 साल के लड़कों से तो कोई बात करना भी नहीं पसंद करता, ना उनकी कोई एक्सपीरियंस होता है दुनिया में। ऐसा भी नहीं होता कि अगर आप शादी में ना जाए तो लोग कहेंगे यार भाई फलाना डॉक्टर अशफाक शादी में नहीं आया, तो नहीं होगी। आप कुछ भी नहीं है 18 से 23 साल की उम्र में, आप यू आर जस्ट नथिंग लिटरली। तो आपकी ना शादी हुई है, ना बच्चे हुए हैं, ना आप नाना है ना दादा है, तो आपकी तो कोई सोशल लाइफ तो है ही नहीं। यानी सोशल लाइफ तो ये गुल का पड़ा है ना कि अभी दोस्तों के साथ KFC जाना है, पिज्जा हट जाना है, ये सोशल लाइफ नहीं है, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ये आपको पता चलेगा कि जब आप MBBS कर लेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके जो दोस्त थे, जिन लोगों के साथ आपने सबसे ज्यादा अपना कीमती वक्त गुजारा था, 99% उनमें से आपको ना फोन करेंगे, ना बात करेंगे, ना मैसेज करेंगे, ना आपसे पूछेंगे आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। कोई 1-2% ऐसे दोस्त होंगे जो आपसे कनेक्टेड रहेंगे,
जिनसे आपका ये होगा कि चलो गेट टुगेदर हो गया, कभी साल में एक बार आप कभी बाहर से आए, कभी वो बाहर से आए, इतना। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे लोग हैं, वो लाइफ का स्टाइल ही ऐसा हो जाता है, वो भी बिजी हो जाते हैं, उनकी भी लाइफ होती है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी फैमिली सर्कल होता है, कुछ पीछे रह जाते हैं इसलिए वो छुपते हैं, कुछ बहुत शाइन कर जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखेंगे कि जिन दोस्तों के साथ आपने सबसे अपनी जिंदगी का कीमती वक्त गुजारा, उन लोगों का आपकी आगे की जिंदगी में 1% भी रोल नहीं होगा। वो आपके लिए 1% भी प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। वो आपके खैर ख्वाह रहेंगे, अगर आप खुशकिस्मत हैं तो वो आपकी कामयाबी पे खुश हों, ये बड़ी बात है। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि आप उनके साथ उसी तरह से और ख़ास तौर पे लड़कियों में तो ये और कॉमन है कि लड़कियां तो एक बार मेडिकल स्कूल से निकल जाएंगी तो वो आपको देखेंगी भी नहीं, मिलना तो दूर की बात है। तो आपको फेसबुक से भी कनेक्टेड नहीं रहते वो लोग। इसकी वजह ये है कि वो लोग की शादियां हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी एक लाइफ हो जाती है, वो फिर वो इसको लॉन्ग टर्म कैरी नहीं कर सकते। तो खुसूसन मैं आपको एक बात कहूँ कि आप ना वेस्ट ना करें टाइम, ना आप बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन में इतना ज़्यादा जाएं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तो हमें याद ही नहीं कि हम कभी हमने कोई ऐसी तफरीक की हो। हाँ, फोर्थ ईयर में थोड़े से हमारे पर पुर्जे निकले और हमने कहा कि चलो यार अब अच्छा खासा पढ़ लिया है, फिर हम थोड़ी सी होटलिंग कर लेते थे, थोड़ी सी जो है वो आउटिंग कर लेते थे, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर एजुकेशन। आपके माँ बाप ने आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं भेजा था कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ तफरी करें, कैफे में बैठे रहे और एक बस यादें बनाते रहे, मेमोरीज, ये यादें आपको आके बाद में काटेंगी कि यार ये हमने क्या किया। हम सेम यूनिवर्सिटी में थे, हम सेम क्लास में थे, फलाना को देखो वो किधर निकल गया, हम जो है वो किधर रह गए, और ये चीज आपको हिट करेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि अपने 5-6 घंटे का एजुकेशन टाइम रखें। यूनिवर्सिटी में भी अपने आप को कोशिश करें कि टेक ऑल द क्लासेस, ऑल द लेक्चर्स, और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें। रेफरेंस बुक से पढ़े, टेक्स्ट बुक्स पढ़े, रिव्यूज पढ़े, सारी चीज़ें पढ़े। ऑनलाइन लेक्चर्स हैं कितने, अब तो माशाल्लाह हज़ारों किस्म के ट्यूटर्स आपके पास अवेलेबल है, आप किसी को भी ब्राउज़ करें। कॉर्नर फिशर से लेके गोल्जन से लेके आपको नजीब से लेके पता नहीं क्या क्या कुछ दुनिया आपके लिए खुली हुई है। तो आपकी स्टडीज़ का टाइम, और इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने की जिसने मुझे फ़ायदा दिया और जिसने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया वो थी टीचिंग। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आप फर्स्ट ईयर को टीच करें, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो सेकंड ईयर को टीच करें, फ्री में करें, लोगों के वाइवास करें, लोगों से आते जाते हुए पूछें, चलो यार आ जाओ मुझे वाइवा दो, चलो आओ मैं तुम्हें ये पढ़ाता हूँ। उससे ये होगा कि जो चीज़ आपने अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाली थी वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई, हार्ड डिस्क में गई, अब वो वहां से कभी नहीं जा सकती। जो चीज़ आपने किसी को पढ़ा दी अब वो आपके जहन से कभी नहीं जा सकती। आप हैरानगी आपको होगी कि मैं एमआरसीपी के एग्जाम दे रहा होता हूँ या एमआरसीपी सीएच का एग्जाम दे रहा होता हूँ तो फर्स्ट ईयर की चीजें उसमें आ रही होती हैं, फर्स्ट ईयर की टायरोसिन काइनेज की चीजें आ रही होती हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये मुझे कैसे याद है। इसकी वजह ये थी कि इसको हमने टीचिंग की थी, एजुकेशन की थी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिपीटेडली पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम फेल कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा एमआरसीपी। और ये इसकी वजह यही है कि उनकी बेसिक्स बहुत कमजोर है। वो पास टेस्ट कर रहे होते हैं, पास मेडिसिन कर रहे होते हैं, मॉक्स कर रहे होते हैं, नई चीज पढ़ रहे होते हैं। लेकिन आप मत भूलिए कि 20-30% ऑफ एवरी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम इज अ बेसिक साइंसेज। जब वो आपको बेसिक साइंसेज के क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सारे के सारे फ्लैट हो जाते हैं, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं बनता। ऐसी भी लड़कियां मैंने देखी कि जिनके 4 दफा प्लेब वन फेल हुए, तो मैंने उनको पढ़ाने की कोशिश की कि मैं देखूं 3 दफा जब वो फ्लैप फेल हो गया तो मैंने देखो कि यार क्या मसला है। तो जरा सा मैं, अच्छा उनको मॉक सारे रटे हुए थे, पास टेस्ट सारे रटे हुए थे, एमसीक्यू सारे पता थे, लेकिन जरा सा उनको पूछो कि यार न्यूमोथोरेक्स में विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, तो वो फ्लैट हो जाते थे कि अच्छा ये क्या, ये तो हमने नहीं पढ़ा। हाँ न्यूमोथोरेक्स तो पता है लेकिन अंदर की चीज नहीं पता। तो वो वहां पे जाके फंस जाते थे। एमआई का पेन जो है वो एपिगैस्ट्रियम में होता है, वो तो आप पिक कर लेंगे, लेकिन अगर एमसीक्यू ने ये पूछ लिया कि कौन सी नर्व इन्वॉल्व है और ऊपर, तो फिर आप फ्लैट हो जाएंगे कि यार वेगस नर्व तो मैंने पढ़ी नहीं। अगर वो एक स्टेप अहेड जाएंगे कि ये जो नर्व है उसका न्यूक्लियस कहाँ से आ रहा है, ब्रेन में किस जगह से आ रहा है, तो आप बिल्कुल ही फंस जाएंगे कि मिड ब्रेन से आ रहा है, पॉन्स से आ रहा है। तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते विदाउट स्पेंडिंग अ वेरी गुड टाइम इन मेडिकल एजुकेशन। यू कैन नेवर एक्सेल, यू कैन नेवर बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर। मैंने देखा ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो कज़ा करते हैं। वो फिर 2 साल, 3 साल, 1.5 साल सीपीएसटी की लाइब्रेरी में बैठते हैं, वो सारी नमाजें कज़ा करते हैं, बैठे रहते हैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, यूएसएमएलई की तैयारी करते हैं, प्लेब की तैयारी करते हैं। लेकिन वो 2 साल तो वेस्ट करने के नहीं है, वो तो फ्लाइट के टाइम है, आपने फिर तो फ्लाई करना है। अब आप फ्लाइट के टाइम पे बैठेंगे
तो जब लोग फ्लाई कर रहे होंगे आप फिर उस ट्रैक पे जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि आपकी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, सारी लाइफ आगे 23 के बाद जो बेहतर होनी है वो इसी के बाद होगी। एक बार आपने अच्छी एजुकेशन ले ली, इसके बाद आपको पता है कि दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा आप फेल नहीं करेंगे। तो फिर अगर आप किसी से फाइनेंशियल हेल्प भी मांगेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि यार इशफाक भाई, मेरी ये डिस्टिंक्शन है, आप मुझे 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए दें या मेरे लिए अरेंजमेंट करें, मैं सारे एग्जाम पास कर लूंगा। तो आपको पता होता है कि यार कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है। कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं या आप खुलेआम कहें कि यार मेरी कोई फीस भर दे, मैं यूं एग्जाम पास करूँ, एक अटेम्प्ट में करूंगा, तो फेसबुक पे डालें, इफ आई हैव एमआरसीपी वन फी आई कैन पास इट इन वन अटेम्प्ट। तो आपको कोई ना कोई हेल्प करेगा। तो ये सारा कॉन्फिडेंस आप में जब ही आएगा जब आपने अच्छी एजुकेशन ली होगी, आपने 5 साल 6 साल अच्छे से अच्छा पढ़ा होगा, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। टीचिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू टीच पीपल। जितना आप टीच करेंगे फिर उससे आपका एक रिलेशन बढ़ता चला जाएगा। जिसको आपने पढ़ाया है वो आपकी ज़िंदगी भर इज़्ज़त करेगा। फिर जब आप टीच करते हैं तो आपको बोलना आ जाता है, आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। तो मैं फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में था, फर्स्ट ईयर में मैं लोगों को पढ़ाता था, सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाता था। वो पढ़ाने पढ़ाने का ऐसा सिलसिला चलता रहा कि फिर एफसीपीएस को पढ़ाया, फिर प्लेब को पढ़ाया, फिर एमआरसीएस को पढ़ाया, फिर एफआरकेएम वालों को पढ़ाया। तो वो सिलसिला चलता रहता है। आपको पढ़ाना आ जाता है, आपको बोलना आ जाता है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे जब आप जाते हैं तो आपकी एक इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो चुकी होती है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। और इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशलाइजेशन ना करें, सोशलाइजेशन करें, अच्छी से अच्छी करें, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर एजुकेशन। तो बिगेस्ट मिस्टेक मैं कहता हूँ जो आप बनाते हैं अपनी मेडिकल कैरियर में, दो हैं वो। एक तो ओवर सोशलाइजेशन, नंबर वन। नंबर टू, नॉट टू स्टडी थॉरली। आप 5-6 घंटे रोज नहीं दे रहे अपनी एजुकेशन को, तो नतीजा ये होता है कि आप एग्जाम्स पास कर लेते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हैं तो फिर आपका जो है वो फेलियर होता है और फिर आप परेशान होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू टू स्टे इन टच विद पाकिस्तान मेडिकल कैरियर काउंसलिंग और पाकिस्तान मेडिकल एजुकेशन, ये पाकिस्तान इमरजेंसी मेडिसिन एसोसिएशन। These are all your platform. We are running them and we see all messages. We reply to most of them. Thank you very much, and join me again on my YouTube channel, Dr. Ash.